मेंटल इलनेस होती क्या है? ऐसी अवस्था जब एक व्यक्ति का थिंकिंग प्रोसेस, उसका जजमेंट, उसका बिहेवियर, इमोशनल स्टेट, वो सब गड़बड़ हो जाए। करंट सिचुएशन मेंटल हेल्थ की क्या है? मेंटल हेल्थ की कंडीशन है वो डे बाय डे बहुत तेजी से डिटीरियोरेट हो रही है। आजकल हर कोई ऐसा कहता है कि मुझे तो ओसीडी हो गया, ओसीडी हो गया। आपके दिमाग में पहले एक विचार आता है ना, और वो बार बार आता है, आपके ना चाहते हुए भी आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक हाथ हमेशा कांपता ही रहता है। आप जब बहुत चिंता में, अवसाद में होते हो तो भी आप कांपने लग जाते हो। मेंटल हेल्थ सही रखने के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस। आपका सोने और जागने का समय एक ही होना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज रोज करना है। पैकेज्ड फूड है वो आपको कम से कम खाना चाहिए। बिना भूख के खाना नहीं खाएं। 30 to 40 मिनट्स आपको सनलाइट में जाना ही जाना है डेली। घास या मिट्टी है तो उसके ऊपर हम चलें। हेलो एंड वेलकम टू हैंडी क्रंच पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट जया सिंह नरुका और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पर या तो लोग बिलीव ही नहीं करते या तो उसे ओवररेटेड करार कर दिया जाता है। वो है मेंटल हेल्थ। जी हाँ, मेंटल हेल्थ आज भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसे टैबू भी कहते हैं। आपके दोस्त हो या पेरेंट्स ही क्यों ना हो, हंसी मजाक में वो आपके मेंटल इलनेस का मजाक ही उड़ा देते हैं। और इसी चीज को डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइकाइट्रिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, जिन्हें प्रैक्टिस करते हुए 11 साल से ज्यादा हो गया है, और इनका नाम है डॉक्टर चरण सिंह जिलोवा जी। सर, मैं आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि मेंटल इलनेस होती क्या है? देखिए, मेंटल इलनेस का मतलब ये है कि एक ऐसी अवस्था जब एक व्यक्ति का थिंकिंग प्रोसेस, उसका जजमेंट, उसका बिहेवियर, इमोशनल स्टेट, वो सब गड़बड़ हो जाए। तो उस स्टेट को आप ग्रोसली ये कह सकते हैं कि वो आदमी मेंटली फिट नहीं है। जिसमें कई बार ये भी होता है कि आदमी को अवेयरनेस नहीं होती उस आदमी को कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं और सराउंडिंग में क्या हो रहा है, सेल्फ के साथ क्या हो रहा है। तो इन नटशेल ये कह सकते हैं कि व्हेन यू आर नॉट अवेयर अबाउट सेल्फ एंड द सराउंडिंग अलोंग विद सम अदर न्यूरोटिक थिंग्स। लाइक न्यूरोटिक का मतलब ये है कि भाई जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जिसमें आदमी को पता होता है कि उसको समस्या है। तो इस तरह से मैं यू कैन से कि देयर आर ग्रुप्स ऑफ मेंटल इलनेसेस। बहुत से लोग ऐसे होते हैं सर जो अवेयर नहीं है और वो उसको मेंटल इलनेस को पागलपन से एसोसिएट करते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, मेंटल इलनेस जैसा मैंने अभी बताया ना, मेंटल इलनेस में आप मोटा मोटा 2 तरीके के डिसऑर्डर्स मान सकते हो। हालांकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन अब थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया है। यानी कि एक तो होता है साइकोसिस और एक होता है न्यूरोसिस। तो साइकोसिस में तो क्या होता है कि आदमी को बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो मानसिक समस्या से जूझ रहा है। ठीक है ना। जिसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि आपने कई बार बाजार में या रोड साइड ऐसे लोग जाते हुए देखे होंगे कि जिन्होंने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने। तो उन्होंने क्यों नहीं पहने? क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ठीक है ना। और उनमें से ज्यादातर लोग मानसिक समस्या से ग्रसित होते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को पता ही नहीं होता और वो कोई बहुत हीनस क्राइम कर देता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो जो करने जा रहे हैं वो इतना हीनस क्राइम है। इसी तरह से एक समस्या, एक ग्रुप ऑफ इलनेस है जिसको हम कहते हैं न्यूरोसिस। न्यूरोसिस में व्यक्ति को पता होता है कि उसके साथ प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल ओसीडी एक बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति बार बार चेक कर सकता है, बार बार हाथ धो सकता है। तो उसमें व्यक्ति को पता होता है कि यार मुझे पता है कि मेरे हाथ पूरी तरह साफ हैं, लेकिन फिर भी मुझे बार बार धोने पड़ते हैं। इसी तरह से डिप्रेशन है। तो डिप्रेशन में भी क्या होता है, आदमी को पता होता है कि यार मैं उदास हूँ, दुखी हूँ, मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है, मैं गिल्ट फील करता हूँ। तो ये एक दूसरा ग्रुप है। तो इस तरह से आप मोटा मोटा 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, साइकोसिस और न्यूरोसिस। हाँ, ठीक है। हाँ। सर, इसके कुछ इनिशियल साइंस जो मतलब लोग पहचान सके अपने आप में कि हाँ, मैं डिप्रेशन का शिकार बनता जा रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए, जैसे आपने मुद्दा उठाया डिप्रेशन का ना, तो डिप्रेशन इस वक्त बहुत ही कॉमन बीमारी है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक रिसर्च किया, हालांकि वो 10 साल पहले की बात है, 2015 एंड 2016 की बात है। उस वक्त इंडिया में जो डिप्रेशन और एंजाइटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स का जो प्रिवेलेंस था वो था अराउंड 5%। तो मतलब यूं मान के चलिए हर 100 में से 5 लोगों को ये समस्या है। तो ये काफी बड़ा नंबर है। और अगर हम ओवरऑल मेंटल इलनेस की बात करें, अदर इंक्लूडिंग ऑल दी मेंटल डिसऑर्डर्स, तो ये नंबर है लगभग 10%। यानी कि हर 100 में से 10 भारतीय किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रसित हैं, जिनको इमीडिएटली किसी न किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है।
लेकिन हम बात चूंकि यहाँ कर रहे हैं डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन एंजाइटी ये लगभग 5% के आसपास है। उसमें से भी अगर हम स्पेसिफिकली डिप्रेशन की बात करें तो ये लगभग 2.5 से 3% है, यानी हर 100 में से 2 से 3 लोगों को डिप्रेशन है। तो ये काफी बड़ा नंबर है। तो डिप्रेशन में क्या होता है कि आदमी को पता होता है कि वो बीमार है, तो उसकी शुरुआती सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? जैसे एक आदमी की नींद खराब होने लग गई है, ठीक है, दिमाग में उसके विचार रुकते ही नहीं है, विचार चलते जा रहे हैं, जब सोने जा रहा है तो भी उसके विचार, दिन में जो कुछ उसने किया वो सब बार बार रिपीट हो रहा है, ओवर थिंकिंग, यस यू कैन से। इसके अलावा उसका मन उदास रहने लग गया है ना, कि जिन चीजों में पहले उसको इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट भी कम होने लग गया है, और वो थका हुआ महसूस करने लग गया है। तो ये कुछ मोटे मोटे सिम्टम्स हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स किसी में नजर आ रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि यह व्यक्ति डिप्रेशन में हो सकता है। इन सिम्टम्स के अलावा और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे किसी की नींद बहुत ज्यादा हो जाना या बहुत कम हो जाना, किसी का वेट बहुत बढ़ जाना, वेट कम हो जाना, या फिर किसी की भूख बहुत बढ़ जाना या बहुत कम हो जाना। और कई बार गिल्ट फीलिंग आने लगती है कि जैसे एक घटना घटी 10 साल पहले और उसकी आत्मग्लानि आपको अब हो रही है। जैसे मेरे पास रिसेंटली एक लेडी आई और वो कह रही थी कि सर मैं आजकल गिल्ट में बहुत ज्यादा रहती हूँ, क्योंकि वो डिप्रेशन की पेशेंट थी। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा है ना, आज से 5 साल पहले 10th क्लास में फेल हो गया था, तो वो मेरी वजह से फेल हो गया था। तो पिछले 5 साल में उनको वो गिल्ट नहीं आया बिल्कुल भी, लेकिन चूंकि वो डिप्रेशन में है तो उस बात को लेके वो अभी गिल्ट में है। तो गिल्ट फीलिंग भी इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है डिप्रेशन का। और सीवियर स्टेट में तो ये भी होता है कि जब आपने ट्रीटमेंट लिया ही नहीं तो बाद में आपको सेल्फ हार्म के आइडियाज भी आने लग सकते हैं, जैसे कि सुइसाइड करने के विचार, आत्महत्या के विचार। तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि जितने लोग सुइसाइड करते हैं उनमें से ज्यादातर को डिप्रेशन नाम की मानसिक बीमारी होती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर किसी में नजर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है। ऐसा भी कहते हैं, या मतलब कुछ लोगों ने ऐसा, मतलब पर्सनली मैंने भी ऐसा फील किया है कि कुछ लोग हद से ज्यादा खुश रहते हैं लेकिन फिर भी वो डिप्रेस्ड होते हैं। तो इस चीज को हम मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते कि इतने खुश हैं, बाद में उनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि यार ये इतना डिप्रेस कैसे हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। आपने एक टर्म सुना होगा स्माइलिंग डिप्रेशन, कि आदमी अंदर से पूरी तरह से डिप्रेशन से घिरा हुआ है, वो टूट चुका है, लेकिन बाहर से उस डिप्रेशन को कवर करने के लिए वो हंसता रहता है। तो बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, वो ऐसा कर पाते हैं कि वो अपने इमोशंस को हाइड कर लेते हैं कि अंदर से वो बहुत दुखी हैं, लेकिन बाहर से उनको कोई जज नहीं कर सकता कि वो इस स्टेट में है कि हो सकता है वो कल ही सुसाइड कर ले। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक व्यक्ति ने रात को बहुत जम के पार्टी की है और सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है घर के अंदर, क्योंकि उस रात को ही उसने सुसाइड कमिट कर लिया है। तो ये स्माइलिंग डिप्रेशन है, और ये बहुत ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक है क्योंकि इसमें आसपास के जो लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अंदाजा नहीं लगा पाते कि यार ये व्यक्ति इतनी बुरी स्थिति में है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे बॉलीवुड में एक एक्टर ने सुसाइड किया था, तो उनके सुसाइड से पहले की वीडियोस अगर आप देखेंगे ना, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने पहले की वीडियोस, तो आपको साफ नजर आएगा कि वो अपनी जो स्माइल है वो फेक स्माइल शो कर रहा है। साफ नजर आएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे कि ये जो स्माइल है ये जेन्युइन ओरिजिनल स्माइल नहीं है, ये सिर्फ दुख को, डिप्रेशन को ढकने वाली स्माइल है। तो स्माइलिंग डिप्रेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि ज्यादातर लोग अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे। जैसे आपने एक टाइप बताया स्माइलिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन के ऐसे और भी टाइप्स हैं? हाँ, और भी टाइप्स हैं। जैसे एक बीमारी होती है बाइपोलर, उसमें भी एक डिप्रेशन होता है, उसमें सिम्टम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से कई बार नशा करने के बाद भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर कोई किसी को साइकोटिक इलनेस हुआ, उसके बाद जब रिकवरी हो जाती है या रिकवरी के दौरान भी एंड में डिप्रेशन हो सकता है। तो डिप्रेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक डिप्रेशन होता है मेलेनोकॉलिक, उसमें क्या होता है कि आदमी को यूं लगने लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है, कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, मेरी बॉडी पूरी अंदर से खराब हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है, मतलब बिल्कुल हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस की स्टेट आ जाती है। तो कई तरह के डिप्रेशन हो सकते हैं। और जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि कुछ मतलब बहुत से ऐसे स्मार्ट पीपल होते हैं जो अपनी फीलिंग्स, डिप्रेस्ड फीलिंग्स छुपा सकते हैं अच्छे से। हाँ। तो
ऐसे छुपाते छुपाते अपनी फीलिंग्स फिर वो शायद एंजाइटी का रूप ले लेती है, या ऐसा होता है? देखिए होता क्या है कि अगर आपने अपने इमोशंस को दबाया, चाहे वो किसी भी तरह का इमोशन हो और किसी भी वजह से दबाया, तो अल्टीमेटली बाद में आपको सडनली बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो जो आपने अंदर स्ट्रेस इकट्ठा कर लिया है ना, वो एक दिन फिर ब्लास्ट करेगा। फूटेगा। तो इसलिए बेटर ये होगा कि अगर हम कंपेयर करें हाइड करने से, तो बेटर ये है कि आप उसको एक्सप्रेस कर दें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो बेटर है कि आप गुस्सा कर लें रादर देन कि उसको दबाएं। अगर आप दबाएंगे तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि गुस्से गुस्से में लोग मर्डर तक कर डालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो शांत मिलेंगे आपको, लेकिन बाद में एक ऐसी खबर देखने को मिलेगी या सुनने को मिलेगी कि उस आदमी ने किसी को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा दी है, यहां तक कि मर्डर तक कर दिया है कि यार ये आदमी तो बहुत सीधा आदमी था, ये आदमी तो बहुत सिंपल आदमी था, ये बहुत ही यूं कहें कि डोसाइल और इनोसेंट टाइप का आदमी था, लेकिन इसने ये क्राइम कैसे किया। वो कई बार इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने इमोशंस को, एंगर, एग्रेशन को छुपा के और उसको दबा के रखते हैं। अगर आप ऐसी इमोशंस को, नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस को दबाएंगे तो फिर अल्टीमेटली आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो हम अभी मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, तो अभी करंट सिचुएशन मेंटल हेल्थ की क्या है? हाँ, करंट सिचुएशन जैसे मैंने आपको एक डेटा बताया कि भारत में लगभग 10% लोगों को इमीडिएट इंटरवेंशन की जरूरत है। मतलब हर 100 में से 10 लोगों को किसी न किसी रूप में मानसिक बीमारी है। और ये डेटा मैं बता रहा हूं, जैसा मैंने बताया कि 10 साल पुराना डेटा है। अगर रिसेंट हम रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली डेटा थोड़ा सा ज्यादा ही आने वाला है, कम नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी हमारी मेंटल कंडीशन जो है या मेंटल हेल्थ की कंडीशन है वो डे बाय डे बहुत तेजी से डिटीरियोरेट हो रही है। और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग सफिशिएंट नींद नहीं ले रहे हैं, है ना। स्लीप के ऊपर हम पूरा एक पूरा 2 घंटे का एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको नट सेल में और शॉर्ट में बताऊं तो अगर कोई व्यक्ति 10 बजे के आसपास नहीं सो रहा है तो ये मान के चलिए कि वो आदमी उतना कम सो रहा है। जैसे एक आदमी कहता है कि साहब मैं 12 बजे सोता हूं, तो मेरे हिसाब से वो आदमी लगभग 2 घंटे डेली कम सो रहा है। अब कई बार लोगों को क्या लगता है कि यार मैं रात को 12 बजे सो के और सुबह उठ जाऊंगा 8 बजे या 9 बजे, तो 8-9 घंटे हो गए। पर आपने असल में किया क्या है कि आपका जो डीप स्लीप वाला पार्ट है वो बहुत कम कर दिया है। क्योंकि डीप स्लीप होती जो है ना वो मिडनाइट से पहले पहले ही होती है। मोस्ट ऑफ दैट जो डीप स्लीप है ना, वो मिडनाइट से पहले होती है। तो अगर मान लीजिए कि आपने मिडनाइट सारा खराब कर दिया, मिडनाइट मतलब यूं मान के चलो 2 बजे के आसपास, तो अब एक आदमी अगर मान लो 12 बजे या 1 बजे सो रहा है तो उसने मोस्ट ऑफ दैट मिडनाइट जो डीप स्लीप है वो खत्म कर दिया अपना। तो उसके जितने बेनिफिट आपको मिलने वाले तो वो तो मिलेंगे ही नहीं, भले ही आप फिर सुबह 9 बजे तक उठो। या कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मैं रात को जग लूंगा और दिन में मैं सो लूंगा तो बात बराबर हो जाएगी, तो बात बराबर नहीं होगी। सी, स्लीप इज नॉट लाइक अ डेट। अगर आप मैथ्यू वॉकर की किताब पढ़ेंगे, व्हाई वी स्लीप, ये बर्कली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छी रिसर्चर हैं और बहुत अच्छी किताब है। मैं लोगों से ये मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि ये किताब जरूर पढ़ें, व्हाई वी स्लीप। तो इस किताब में भी उन्होंने ये बताया कि स्लीप जो है ना वो डेट की तरह नहीं है कि आपने पहले 1-2 साल बैंक से कर्जा उधार लिया और फिर आपने एक साथ चुका दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको जो लॉसेस हो चुके हैं ना सोने की वजह से, वो तो हो चुके हैं। तो आपको करना ये चाहिए कि टाइम से सोना चाहिए और टाइम से उठना चाहिए। मैंने ऐसा भी सुना है सर कि इंस्टाग्राम का ज्ञान कह सकते हैं आप, वहां पे मैंने ऐसा सुना है कि एक 4 घंटे की नींद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए काफी होती है, ये सही है? देखिए, मोस्ट ऑफ द रिसर्च ये कहते हैं कि आपको 7 से 9 घंटा एक अडल्ट को चाहिए ही चाहिए, है ना। और हम बच्चे की बात करें तो बच्चे को लगभग 16 से 18 घंटे की नींद चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं 4 घंटे में मैं अपना सब कुछ, मतलब मेरी पूरी नींद हो जाती है। बट मुझे लगता है कि 5-7% लोगों को छोड़ के सब पे ये मुझे नहीं लगता कि ये रूल लागू होता है। हाँ, 5-7% लोग ऐसे होते हैं कि जो रात में जग के भी अगले दिन बहुत बेहतरीन काम कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि शाहरुख खान के लिए कहते हैं कि वो सुबह 3-4 बजे 5 बजे सोते हैं और 8-9 बजे उठ जाते हैं। मतलब 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं और दिन भर ब्लैक कॉफी लेते हैं, ऐसा मैंने सुना। तो और लेकिन अभी भी वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं
और ऐसा सुनने में भी नहीं आया कि उनको कोई बहुत सीरियस कोई बीमारी हो गई है या कोई कभी वो डिप्रेशन में चले गए, ऐसा कभी सुनने में भी नहीं आया। तो 5-7% लोग इसका एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो जो रात को ठीक से नहीं सो रहे हैं उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने ही पड़ेंगे। जैसे आपने कहा कि शाहरुख खान जी हैं, हाँ। वो कम नींद के बाद भी अपनी प्रोडक्टिविटी पूरी दिखाते हैं काम में। हाँ। तो मतलब ये चीज इंटरकनेक्टेड है कि आप मेंटली, अगर क्या पता वो मेंटली एकदम सही रहे होंगे। नहीं, इसमें ये है कि देखिए हर इंसान जो है ना वो एक डिफरेंट इंसान होता है। जो चीज मुझे सूट कर रही है हो सकता है वो आपको सूट ना करे। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, कुछ लोगों को क्या लगता है, यार मेरा फ्रेंड जो है ना वो भांग का नशा कर रहा है, गांजे का नशा कर रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ, देखो 6 महीने साल भर से कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार भांग या गांजे का नशा किया, उसके बाद वो दोबारा कभी नॉर्मल ही नहीं हो पाए। मैं लगभग 15-20 IITians को ट्रीट कर चुका हूँ जो IIT में बहुत अच्छी स्कोर लेके एंटर किए थे और बाद में किसी पार्टी में उन्होंने गांजा वगैरह लिया और उसके बाद उनका पूरा करियर तबाह हो गया। वो कभी वापस वो इंजीनियर या वापस वो जो एक IITian से आप एक्सपेक्ट करते हो ना, वैसा वो कभी वापस बन ही नहीं पाए। तो हम कॉपी नहीं कर सकते किसी को कि भाई उसको ये नेगेटिव या बैड इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं तो मुझे भी नहीं आएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि शाहरुख खान रात को 4 घंटे में सब कुछ पूरा कर लेते हैं तो हम भी कर पाएंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे हर इंसान बिल्कुल डेफिनेटली तो कॉपी नहीं कर सकते हम एक दूसरे को। तो सर ये जो मेंटल इलनेस है इसके बारे में लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, ऐसा क्यों? अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूं। देखिए इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो होता है स्टिग्मा और एक होता है लैक ऑफ नॉलेज, या फिर उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि उनको जो समस्या है वो बेसिकली एक मेंटल हेल्थ इश्यू है। मैं पहले स्टिग्मा से बात करता हूँ। स्टिग्मा का मतलब होता है कि लांछित महसूस करना ना। जैसे आप एक चोर को चोरी करते हुए पकड़ लो तो उस वक्त उसको जो फीलिंग आएगी ना, उस तरह की फीलिंग लोगों को तब आती है जब कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेता है। तो लांछित क्यों महसूस करते हैं, बाकी समस्याओं में तो नहीं करते। जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले टीबी के लिए भी ऐसा था। कोई अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो वो उस टीबी की बीमारी को छुपाता था, पर अब ऐसा नहीं है। अब चूंकि गवर्नमेंट ने या NGOs ने या फिर आम आदमी ने इस बारे में इंफॉर्मेशन को फैलाया है, फिर चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या किसी भी तरह का मीडिया हो, उसकी वजह से लोगों में नॉलेज बढ़ा है, उसके लिए इंफॉर्मेशन बढ़ी है, जागरूकता आई है, तो स्टिग्मा कम हो गया। अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ के केस में अभी तक ये नहीं हुआ है। और मैंने ये देखा है कि जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है उसमें स्टिग्मा उतना ज्यादा है। तो एक गांव के आदमी को अगर आप बोलेंगे ना कि वहां एक मनोचिकित्सक है, साइकियाट्रिस्ट है, उसको जाके अपनी प्रॉब्लम को दिखा दो, तो वो अगले दिन आ जाता है। वो एक बार ट्राई जरूर करेगा कि एक बार देखूं तो सही जाके कि हो क्या रहा है। बिल्कुल वो आएगा और वो ऐसे मतलब सेकंड थॉट नहीं देता कि यार लोग क्या कहेंगे। और मतलब बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा सोचते हैं, रूरल इंडिया की अगर मैं बात करूं। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन में लोग ऊपर जाते हैं ना, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से या साइकियाट्रिस्ट से मिलने में बहुत कतराते हैं। और अगेन वही स्टिग्मा कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे पागल समझेंगे, माफ करना ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन लोग ऐसा ही सोचते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है कि एक वक्त था जब किसी को अगर मानसिक समस्या हो गई तो उसको मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त ट्रीटमेंट था ही नहीं। जैसे अगर हम हमारी ड्रग्स की बात करें, साइकोट्रोपिक्स की, तो पहली साइकोट्रोपिक अराउंड 1950s आई है, मतलब 1950 के आसपास। उससे पहले कोई दवाइयां थी ही नहीं। तो उस वक्त फिर क्या इलाज था? यही था कि भैया ये आदमी सोसाइटी के लिए खतरनाक है, तो आप इसको एक असाइलम बना के उसमें डाल दो ताकि बाकी लोगों को नुकसान ना करे। तो वो जो स्टिग्मा था, वो स्टिग्मा अब तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो अब तक चला आ रहा है। लेकिन अब मेंटल हॉस्पिटल्स जो है ना, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट बन चुके हैं, वहां रिसर्च होती है। तो अब वो मेंटल असाइलम वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब कोई मेंटल असाइलम नहीं है। कुछ जगह ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में वार्ड्स हैं जहां पे पेशेंट्स को लंबे समय तक रखा जाता है, पर वो अंडर द सुपरविजन ऑफ साइकियाट्रिस्ट रखा जाता है और उनका वहां प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। वो उनका लॉन्ग स्टे वहां होता है महीनों, लेकिन वो प्रॉपर अंडर द गाइडेंस ऑफ साइकियाट्रिस्ट उनका ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो स्टिग्मा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
और दूसरा जैसे मैंने बताया कि नॉलेज ही नहीं है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी को बुरा लग रहा है, हाँ. या वो उदास रहता है, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो है ना किसी चीज को ब्लेम कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अंकल आए, वो पूरी तरह से डिप्रेशन में है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नहीं मैं उदास तो हूं, पर मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि मेरा बेटा मुझसे ठीक से बात नहीं करता। मतलब इतनी सी चीजों से लोगों को डिप्रेशन के वो शिकार हो जाता है। अगर नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई बात आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक है, तो आप अगर उसको आपने टाइमली रिजॉल्व नहीं किया तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी घर में किसी की डेथ हो गई, तो डेथ तो लगभग हर घर में होती है कभी ना कभी, ऐसा तो कोई घर है ही नहीं दुनिया में जिसमें डेथ ना हो। लेकिन हर घर में उसके बाद डिप्रेशन में नहीं जाते मरीज, तो उनके फैमिली मेंबर, सॉरी। तो इवेंट्स जो है ना वो हम सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन उसके लिए जो रिएक्शन है, रिस्पॉन्स है, वो हम सबका अलग अलग होता है। तो छोटी छोटी बातों को लेके भी कई बार लोग अगर लंबे समय तक उनका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाए तो डिप्रेशन में जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सास सिर्फ इसलिए डिप्रेशन में जा रही है क्योंकि उसकी बहू जो है वो उससे प्यार से बात नहीं करती है। ऐसा नहीं कि वो बदतमीजी कर रही है, पर जैसा वो चाहती है वो उस तरह से बात नहीं कर रही है, तो वो इस बात को लेके वो स्ट्रेस में चली जाती है, और हो सकता है लॉन्ग रन में वो डिप्रेशन में चली जाए कि ये तो बहू अच्छी नहीं है, पर मैटर वो है ही नहीं। हाँ. आपके हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो, है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपने उनका टाइमली सॉल्यूशन नहीं निकाला तो आप डिप्रेशन में जा सकते हो। तो अब जैसा अपना टॉपिक चल रहा था कि नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज नहीं होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। तो अब जैसे आप देखेंगे ग्रामीण परिवेश में लोग झाड़ फूक कराने के लिए जाते हैं, तो मैं आम भाषा में समझाने के लिए लोगों को कहता हूं कि भैया जो भी व्यक्ति झाड़ फूक या ताबीज के लिए जा रहा है 99% वो मानसिक समस्या से ग्रसित है। लकवे के लिए भी जाते हैं, जैसे किसी को पैरालिसिस आ गया तो उसके लिए भी लोग जाते हैं, कुछ कुछ जगह कैंसर के लिए भी जाते हैं, है ना, कुछ कुछ जगह फीवर के लिए भी जाते हैं, पर जो ज्यादातर मोटा चंक आपको मिलेगा ना वो मिलेगा मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों का। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपको कहीं नजर आता है जो डोरे ताबीज के लिए सोच रहा है या किसी तांत्रिक के पास जा रहा है या झाड़ फूंक के लिए जा रहा है, तो पूरी संभावना है कि उसको किसी न किसी तरह की मानसिक समस्या है। वो वहां क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, उसका मन खराब है, वो सोचते हैं कि क्या पता झाड़ फूक करवाने से मन अच्छा हो जाए, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, उस चीज को वो नजर से एसोसिएट करते हैं कि मुझे नजर लग गई है शायद इसलिए। बट हालांकि उन्हें पता नहीं रहता कि वो डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं, इसलिए मतलब वो सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ पर क्या है कि एक कॉन्सेप्ट और चलता है कि इसको तो ऊपर का हो गया है, हाँ, है ना। अब ये ऊपर का समझ में नहीं आया कि क्या होता है, लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको तो ऊपर का हो गया है, पर ऊपर जैसा कुछ होता नहीं है। मैं लोगों को अक्सर कहता हूं कि भाई तुम कितना ही बड़ा राक्षस ले आओ, कितना ही बड़ा जिसमें भूत घुस गया वो ले आओ, हम 2 इंजेक्शन लगाएंगे 30 मिनट्स में वो राक्षस गायब हो जाएगा, है ना। तो मैं अक्सर बोलता हूँ ये बात, जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं जी ऊपर का भी कुछ होता है, कुछ नहीं होता। आपके माइंड में कुछ केमिकल्स जो है ना वो प्लस माइनस ऊपर नीचे हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर खराब हो गया है। जैसे केमिकल होता है डोपामिन, अगर उसका लेवल बढ़ गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जिसको हम कहते हैं सीरोटोनिन, उसका लेवल अगर फ्लक्चुएट कर गया तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपके दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इसके अलावा कुछ और भी थ्योरीज है जिनकी वजह से आपको ये समस्याएं हो सकती है। सर आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं, तो इनमें अगर मैं रेशियो पूछूं तो टीनेजर्स का ज्यादा रहता है या फिर जो मिड एज या फिर ओल्ड एज हो गए इनका ज्यादा रहता है? अगर मैं बात करूं 13 साल से 18 साल, है ना, इस एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं उनमें लगभग 6 से 7% बच्चे बीमार हैं मानसिक रूप से। तो नंबर तो ये भी कम नहीं है, काफी ज्यादा है। और अगर हम बात करें ओवरऑल मानसिक समस्याओं की, तो 70% तक मानसिक समस्या से ग्रसित लोग वो लगभग 35 साल से कम के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर लोग तो यंग ही हैं, है ना। तो वैसे आने को तो सब तरह के लोग आते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली अडल्ट्स ज्यादा आते हैं। हाँ, बच्चों में होती है मानसिक समस्याएं, बहुत मानसिक समस्याएं, जैसे ऑटिज्म है, ADHD है, या फिर कुछ लर्निंग प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया है, इस तरह की बहुत सारी जो लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन एडल्ट्स ज्यादा आते हैं।
जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मेंटल इलनेस से परेशान रहते हैं, इसके क्या क्या कारण है, मतलब किन किन चीजों की वजह से ज्यादातर वो शिकार बनते हैं डिप्रेशन का, मेंटल इलनेस का? मैं पहली चीज स्टूडेंट्स के केस में अगर वो स्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो पहला फैक्टर जो मुझे नजर आता है वो है कि वो अपनी स्लीप पे ध्यान नहीं देते हैं। आप एक सर्वे करिए या अपने आसपास के बच्चों को देखिए, बच्चे लेट नाइट तक जग रहे हैं और चूंकि उनको सुबह कोचिंग जाना है या स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है, इसलिए उनको जल्दी उठना पड़ता है, तो लेट सो रहे हैं, जल्दी उठना पड़ता है, तो उनकी नींद ही पूरी नहीं होती है। और जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर आप लेट सोते हैं और अगर लेट उठते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ठीक सो रहे हैं। एक बच्चा कहता है जी मेरे को तो टाइम ही स्कूल जाने का रात को 2 बजे मिलता है, तो मैं तो रात को 2 बजे स्कूल जाऊंगा, पर रात को 2 बजे स्कूल जाने का कोई सेंस नहीं है। तो आप कहेंगे कि जी मेरे को तो सोने का समय रात को 2 बजे मिल पाता है, तो मैं तो रात को 2 बजे सोऊंगा। तो अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू इयर्स आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझना ही पड़ेगा आपको। और फिर अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं तो उससे धीरे धीरे फिर आपकी बॉडी भी खराब होती है। इसलिए भी मानसिक स्वास्थ्य की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आपको मानसिक समस्या होगी तो आपकी बॉडी भी सही नहीं रहेगी। सी योर माइंड इज द बॉस ऑफ योर बॉडी, है ना। इफ योर माइंड इज डिस्टर्ब्ड योर होल बॉडी इज बाउंड टू बी डिस्टर्ब्ड। पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी। ऐसा नहीं कि आपका एक सिस्टम खराब होगा, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग मानसिक समस्या से जूझ रहे होते हैं या जिनको डिप्रेशन है, तनाव है किसी तरह का, या जिनको नींद ठीक से नहीं आ रही है, उनका पेट खराब हो जाता है ना। फिर वो उनको अपच, एसिडिटी, गैस और ये सारी चीजें रहने लगती हैं, ब्लोटिंग होने लगती है, एसिड रिफ्लेक्स आने लगता है, कई बार आईबीएस जैसी प्रॉब्लम होने लग जाती हैं, कभी लूज मोशन हो गए, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया। इसी तरह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे मेल्स के केस में उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, या उनका जो सेक्सुअल टाइमिंग जो है वो उनकी गिर जाएगी, या फिर फीमेल्स के केस में भी उनकी सेक्सुअल डिजायर गिर जाती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो उनको जो सांस है वो गहरा नहीं आता है, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हार्ट बीट उनकी जो है ना तेज होने लग जाती है, सर से बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगते हैं। और मैंने तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये देखा है कि जिस व्यक्ति की आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखे, पूरी संभावना है कि उसकी रात की नींद सही नहीं है। मैंने ऐसा क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत लोगों के साथ देखा है। तो बहुत मतलब बॉडी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं बचता कि जिसको गलत असर नहीं आता। हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। मैं आपको अगर एक डेटा बताऊं, जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनको हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर होने की संभावना 3 गुना ज्यादा है। जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना 2 से 3 गुना ज्यादा है। आप आम बीमारियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब आप कम सोते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई नहीं कि आप बीमारियों से घिरे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बचाता कौन है बीमारियों से? हमारे अंदर का डॉक्टर। हमारे अंदर का डॉक्टर मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी। तो उस इम्यूनिटी को खराब कौन कर रहा है? आपका स्ट्रेस, आपकी नींद की कमी। नींद में अगर कोई प्रॉब्लम है वो, या आप तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी में रहते हैं। सर आपने एक बात करी थी अभी थोड़े कुछ वक्त पहले कि लोग बिना कपड़ों के भी या कम कपड़ों में बेसुध होके घूमते रहते हैं इधर से उधर। ये किस तरह की बीमारी होती है? बिल्कुल डेफिनेटली आपने देखो ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत ही शैबी और अगली स्टेट में सड़क पे घूमते रहते हैं या बैगिंग करते रहते हैं, है ना। तो उनमें से ज्यादातर लोगों को एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया क्या है? एक यूं कह सकते हैं कि ये सबसे गंभीर मानसिक रोग है। और इसका अगर मैं नंबर की बात करूं तो हर 100 में से लगभग, या यूं कहें कि 0.5% के आसपास, यानी कि अगर आप 1000 लोगों में देखें तो लगभग 5 लोगों को ये बीमारी मिल जाएगी, है ना। तो ये काफी आम बीमारी है। तो ये जो बीमारी है ये इसलिए सीरियस है क्योंकि इसमें मरीज को पता नहीं होता कि वो बीमार है, उसको अवेयरनेस ही नहीं है। इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि उसको इंसाइट नहीं है ना। तो ये सीरियस इसलिए भी है कि कई बार इसमें जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही एग्रेशन वाले होते हैं, कि जैसे किसी पे अटैक कर देना, है ना। बट ऐसे पेशेंट कम ही होते हैं, ज्यादातर ऐसे पेशेंट होते नहीं है। ज्यादातर के साथ तो बल्कि उनके साथ यूं कहें कि उनके साथ अन्याय होता है, रादर देन कि वो किसी के साथ अन्याय करें, है ना। लेकिन ज्यादातर लोगों का बिलीफ ये है कि जो बहुत ज्यादा मार पिटाई या गुस्सा कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, या
कोई भी हीनस क्राइम कर रहे हैं वो मानसिक रोगी ही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ मानसिक समस्या से ग्रसित लोग इस तरह का कोई हीनस क्राइम भी कर सकते हैं। तो सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि आदमी को डाउट्स आने लगते हैं कि जैसे कोई उसके खिलाफ है, कोई उसका बुरा चाहता है, किसी ने उसके ऊपर कुछ करवा दिया है, या फिर किसी ने उसके प्रीमाइसिस में, बाथरूम में या जहां वो रहता है वहां पे कैमरे लगा दिए हैं, तो कैमरे लगा के उसका सर्विलांस किया जा रहा है, या फिर उसको हार्म पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है, ठीक है। या फिर कई बार कानों में आवाजें आने लग जाती हैं, बाहर से असल में कोई आवाज नहीं आती है, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि बाहर से जैसे मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना, एग्जैक्टली वैसे ही उनको आवाजें सुनाई देने लग जाती है, जो कि असल में है नहीं, होता नहीं है। तो जैसे हमारे एक पेशेंट था, उसने क्या किया कि उन आवाजों से बचने के लिए अपने कान में कंक्रीट, डस्ट, कॉटन, कपड़े ये सब डाल लिए ताकि वो उन आवाजों से बच सके, ठीक है ना। तो ये लक्षण भी एक ऐसा लक्षण हो सकता है। और इसके अलावा उनको नींद ठीक से नहीं आएगी, है ना, और ये रात को या तो वो जगेंगे और दिन में सोएंगे, या फिर वो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम ये भी शो करते हैं कि वो अकेले बड़बड़ा रहे हैं। चूंकि वो आवाजें आ रही हैं तो कई बार वो उनको रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, फिर जब आप उनको हिलाओगे और रोकोगे तब वो आपको जवाब देंगे, है ना। तो खुद से बड़बड़ाते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गली में, मोहल्ले में या सड़कों पे खुद से ही बड़बड़ाते हुए चलते रहते हैं। तो ऐसा लक्षण भी हो सकता है। हाँ, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला खुद से बड़बड़ाते हैं, कुछ तो जैसे अभी आपने बताया मुझे कि वो देखते हैं कि सामने कोई व्यक्ति है, उससे बात कर रहे हैं। एक ऐसी भी कुछ लोग होते हैं जो अपने सामने किसी को इमेजिन कर लेते हैं, हाँ। और फिर वो बातें करते रहते हैं। तो ये किसी तरह की कोई बीमारी है? वो बेसिकली सिजोफ्रेनिया नहीं है। हम एंजाइटी में भी खुद से बातें करने लग जाते हैं कि जैसे आपको गुस्सा आ रहा है और उससे अब बस मिल नहीं जा रहे हो अपना गुस्सा और अपना भड़ास निकालने के लिए, तो आप हो सकता है कि उससे पहले ही बड़बड़ाना शुरू कर दो कि मैं देख लूंगा कैसे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने ऐसे कैसे सोच लिया, आप बड़बड़ाते हो जाओगे। तो ये बड़बड़ाना बेसिकली एंजाइटी या स्ट्रेस में होता है। पर जिस बड़बड़ाने की मैं बात कर रहा हूँ वो सिजोफ्रेनिया में होता है। तो उसमें बेसिकली वो जो आवाजें उनके दिमाग में आ रही है या कानों में सुनाई दे रही है, वो उन आवाजों को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो बड़बड़ाना भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। उसी तरह से ये लोग बहुत ही मतलब साफ सफाई कम रखते हैं। अच्छा। बहुत गंदे रहने लग जाते हैं। जैसे नहाए उनको महीनों हो गए, या 5-5, 7-7, 10-10 दिन में नहा रहे हैं, सेम क्लॉथ वो 1 महीने से पहन रहे हैं, ठीक है, या एक के ऊपर एक बहुत सारे क्लॉथ्स पहन रहे हैं, तो वो गंदे भी रहने लग जाते हैं, ठीक है ना। नहाना धोना उनका थोड़ा सा खराब हो जाता है। और इसके अलावा उनकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी गड़बड़ हो जाती हैं कि जैसे प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हेल्दी फूड बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, फल सलाद वो बिल्कुल ले ही नहीं रहे हैं, तो उनकी डाइटरी हैबिट्स भी चेंज हो सकती हैं। या दिन में नहीं खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, 3 बजे रात को खाना खा रहे हैं, 4 बजे सुबह खाना खा रहे हैं, तो डाइटरी हैबिट्स भी उनकी बदल जाती हैं और उनके बिहेवियर में अग्रेशन आ सकता है। या वो बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे, जैसे कि चुप होके कोने में बैठ गए। पहले वो परिवार के साथ घुल मिलते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे, अब अपने कमरे में बैठे रहते हैं, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, बातचीत नहीं करते। तो इस तरह के लक्षण भी हो सकते हैं। जैसे स्पेशली जब बीमारी शुरू होती है ना, ये वाली स्किज़ोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया, तो उसमें शुरुआती दौर में तो ये सिम्टम्स कई बार देखने को मिलते हैं कि जैसे हमारे पास अभी रिसेंटली एक बच्चे को लेके आया गया, तो वो बच्चा 15-16 साल का है। तो उनकी मदर ने मुझे बताया कि ये पहले परिवार के साथ बैठ के खाना खाता था, बातचीत करता था, हंसता था, लेकिन अब क्या करता है, वो स्कूल से आता है और अपने कमरे को बंद करके अंदर बैठ जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम बस एक कोने में बैठा रहेगा, ना कुछ काम, ना बोलना, ना कुछ और बात। तो और फिर उन्होंने ये भी बताया कि अब आजकल तो ये बिना मतलब हंसने भी लग गया है। तो जब ये बीमारी शुरू होती है तो ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं इस तरह के, जैसा मैं बता रहा हूँ। या फिर जैसे कई बार एक बच्चा बार बार हाथ धोने लग गया, बार बार चेक करने लग गया, इनको हम कहते हैं ओसी सिम्टम्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स। तो इस तरह के सिम्टम्स भी शुरुआती दौर में देखने को मिलते हैं। तो ये है स्किज़ोफ्रेनिया। सर, अभी आपने ओसी सिस्टम्स की बात करी, एक ओसीडी वर्ड भी होता है, उसको लोगों ने बहुत बोलते हैं ना एज अ फैशन स्टेटमेंट यूज करने लग गए। आजकल हर कोई ऐसा कहता है कि मुझे तो ओसीडी हो गया। लोगों को इसका मतलब नहीं पता है। आप एक बार मतलब बता देंगे कि होता क्या है ये? देखिए, ओसीडी में क्या होता है कि आपके दिमाग में पहले एक विचार आता है ना, और वो बार बार आता है, आपके ना चाहते हुए भी आता है।
और आपको पता है कि इस विचार जो बार बार रिपीट हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी 10 मिनट पहले अच्छे से हाथ धोए हैं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में विचार आ गया कि यार मेरे तो हाथ साफ नहीं है, तो मैं फिर धोने जा रहा हूं। मुझे पता है अच्छे से कि मैंने हाथ धोया है, साबुन से धोया है और अच्छे से धोया है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं, लेकिन चूंकि मन में विचार आ गया है तो फिर मुझे वापस जाना पड़ रहा है। या फिर आपने अपना दरवाजा ठीक से बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद 2 मिनट 10 मिनट बाद फिर विचार आ गया कि नहीं मैंने ठीक से बंद नहीं किया, तो आप फिर देखने जाते हैं। आपने गैस का चूल्हा है वो ठीक से बंद किया, आपको पता है, लेकिन फिर विचार आ जाएगा कि यार शायद मैंने ठीक से बंद नहीं किया, तो आप फिर देखने जाते हैं। इसी तरह से किसी को पैसे दिए काउंट करके कि नहीं यार शायद मैंने उसको ज्यादा दे दिया या कम दे दिए, तो इस तरह का एक विचार है वो बार बार आता है। जैसे मेरा एक पेशेंट है, उसको क्या विचार आता है कि अगर मेरे सामने जो भी महिला जा रही है, अगर मैंने उसको टच नहीं किया तो मेरे घर में किसी का बुरा हो जाएगा, तो वो उस महिला को किसी न किसी फॉर्म में जाके टच करेगा। और इस वजह से वो कई बार पिट भी चुका है बस बीच बाजार। पर वो ये बीमारी है उसको कि उसको टच करना पड़ता है, कि अगर वो टच नहीं करेगा ना तो उसको यूं लगेगा कि यार घर में किसी की डेथ हो जाएगी। इसी तरह से मेरे पास एक लड़के को लाया जाता है, तो उसको क्या है सिम्टम है, वो जितनी देर हाथ धोता रहेगा ना उतनी देर उसके जो बुजुर्ग माँ बाप है जिनकी एज है 65-70, वो खड़े हुए होने चाहिए वॉश बेसिन के पास, और उसको एक बार हाथ धोने में कम से कम 1 से 1.5 या 2 घंटे लगते हैं। ऐसा तब तक धोता रहता है, वो धोता रहता है क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि अब साफ हो गए। तो ऐसे भी मेरे पास पेशेंट हैं कि जो एक दिन में एक साबुन खत्म कर देते हैं। जैसे महिलाओं के केस में अगर मैं बात करूं, तो जब महिलाओं में हम इस तरह के पेशेंट देखते हैं तो उनमें एक सिम्टम काफी कॉमन आता है कि एक लेडी को नहाने में 2 घंटे लग रहे हैं। आप 15-20 मिनट 30 मिनट में आराम से अच्छे से नहा के आ सकते हो, लेकिन जो ओसीडी का पेशेंट होगा, हो सकता है उसको नहाने में 2 घंटे लग जाए कि पानी जो ऊपर टंकी में फुल था वो सारा खाली कर दिया आपने। तो ओसीडी के कई तरीके का प्रेजेंटेशन हो सकता है। तो एक तो ऑब्सेशन होता है जो विचार बार बार आ रहा है, एक होता है कंपल्सन, मतलब उस विचार की वजह से जो एंजाइटी पैदा हुई है, उस एंजाइटी को खत्म करने के लिए जो आपने जो एक्शन किया कि मेरे मन में विचार आया कि मेरे हाथ साफ नहीं है, फिर मैं धोने गया, तो वो कंपल्सन हो गया। ठीक है, तो जैसे विचार आया कि अगर मैं जो मेरे कमरे में टाइल्स हैं, अगर मैं पहली तीसरी और 5वीं टाइल्स पे पैर नहीं रखूंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा, है ना, तो वो 2nd और 4th पे पैर रखेगा, मतलब कोई सा भी एक ऑर्डर फॉलो करेगा वो। तो उनको इस तरह के सिम्टम्स भी है ना ओसीडी में हो सकते हैं। कई बार सेक्सुअल सिम्टम्स भी होते हैं। जैसे एक लड़की आती है, वो कहती है कि सर मेरे को मेरे फैमिली मेंबर्स प्लस जो गॉड और गॉडेसेस हैं उनके लिए गंदे विचार आते हैं, वो मुझे न्यूड नजर आते हैं दिमाग के अंदर। ये भी ओसीडी का हाँ एक हाँ पार्ट बिल्कुल। और उनके लिए मेरे मन में गालियां आती हैं, जबकि मैं देना नहीं चाहता हूँ, पर फिर भी पर जैसे ही मैं कोई गॉड या गॉडेसेस को देखूंगा मेरे मन में गालियां आती हैं। ये भी एक ओसीडी का एक सब टाइप, एक तरह से यूं कह सकते हैं कि एक लक्षण हो सकता है। तो कई तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं ओसीडी के अंदर। तो ये ओसीडी है, और ये बहुत ही मतलब बहुत ही बुरी बीमारी कहूंगा। क्यों? इसमें सब आपको पता होता है कि जो मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं वो गलत है, आप फिर भी करते हो, फिर भी आपको करना पड़ता है। और इसमें इस तरह के पेशेंट्स के साथ बुरा इसलिए भी होता है, जो घर वाले है ना वो उनको डांटने लग जाते हैं। जैसे बहुत सारे हस्बैंड्स को मैंने देखा है, वो पत्नियों को डांट रहे होते हैं, तेरे को 50 बार समझा दिया, समझ में क्यों नहीं आती है कि तूने हाथ धोए हैं अभी, फिर वापस क्यों धो रही है? नहाने में 10 मिनट लगते हैं तो तेरे को 2 घंटे क्यों लगते हैं? पर वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बीमारी है। आप उस आदमी की तो सोचो यार, जो ऑलरेडी बहुत दुखी है, ऊपर से आप उसको दुखी कर रहे हो। मतलब उसके साथ होना चाहिए था आपको, लेकिन आप उसके खिलाफ हो। तो ऐसे ही नशे में होता है कि जब कोई किसी को नशे की आदत पड़ जाती है, फिर चाहे वो शराब हो, बीड़ी सिगरेट गुटखा स्मैक, या फिर आजकल जो एमडी चल रही है, कोकेन है, या फिर अफीम है डोडे की फॉर्म में, या जो लिक्विड है उसकी फॉर्म में, या कई बार कैप्सूल भी लेते हैं लोग, नशे के कैप्सूल ले लेते हैं, नशे की टैबलेट्स खा लेते हैं लोग, ये जो कफ सिरप है लोग उसका नशा कर लेते हैं। कुछ लोग आयोडेक्स तक बार बार सूंघते हैं उसे। बिल्कुल, लोग आजकल आयोडेक्स का भी नशा कर रहे हैं, ब्रेड पे लगा लगा के खा रहे हैं। और बच्चों में तो हमने ये देखा है कि जो सॉल्यूशन होता है पंक्चर रिपेयर करने का, जो ग्लू होता है, उसको वो कपड़े में डाल को उसको सूंघते रहते हैं, पेट्रोल और डीजल को सूंघते रहते हैं। तो बहुत तरीके के नशे हैं। तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, बजाय उनको सपोर्ट करने के,
उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको भला बुरा बोलते हैं। तो उनको रादर देन गलत बोलने के आपको उनके साथ होना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अब भले ही उसने शुरू किसी भी वजह से किया हो नशा, लेकिन अब वो एक बीमार आदमी है। तो बीमार आदमी का हमें सपोर्ट करना होता है, न कि उसको पनिशमेंट देना होता है। तो ये हम ओसीडी से शुरू कर रहे थे, तो ये ओसीडी के मैंने कुछ टाइप्स बताए आपको, कुछ लक्षण बताए। हाँ, आपने एंजाइटी की भी बात की थी, तो एंजाइटी से लोगों को पैनिक अटैक्स भी आते हैं। ये पैनिक अटैक होता क्या है? बेसिकली पैनिक अटैक्स एक एंजाइटी स्पेक्ट्रम का ही डिसऑर्डर है, मतलब उसी फैमिली का एक बीमारी है। तो पैनिक अटैक में क्या होता है कि आदमी को लगभग 20 से 30 मिनट के लिए यूं लगेगा कि बस आज तो मैं गया, आज तो भाई बचा लो मुझे कैसे भी। यूं लगेगा कि आज तो मैं पूरा कंट्रोल खो दूंगा और आज तो शायद मेरी डेथ ही हो जाएगी। उनका गला जो है बिल्कुल चौक हो जाएगा, सांस नहीं आएगी, सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी, और पसीना बहुत आएगा, और उनके हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, और वो फटाफट इमरजेंसी में जाएंगे, और जाके उनकी सीधी ईसीजी होती है, ईसीजी नॉर्मल आती है। क्यों? क्योंकि पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर जो है वो हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो माइंड का प्रॉब्लम है। तो ईसीजी मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉर्मल ही आती है, और फिर वहां पे जो भी उनको अटेंड करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, वो कहेंगे देखो जी आपकी तो ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है, आपको तो कोई समस्या नहीं है। नहीं, समस्या है पर हार्ट की नहीं है। तो फिर उसको कई बार रेफर होते हैं पेशेंट, कई बार नहीं होते हैं। तो बेसिकली ऐसे केस में आपको एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना है। तो ये 20 से 30 मिनट चलेगा, उसके बाद आप कंप्लीटली नॉर्मल हो जाओगे। उसके बाद दोबारा हो सकता है वो महीने बाद आए, 15 दिन बाद आए, 2 महीने बाद आए। इन बिटवीन आप बिल्कुल ठीक रहते हो। तो कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि यार मैं ठीक हूं या बीमार हूं। पर इस बीमारी में फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, ऐसा तो है नहीं कि ये रोजाना होने वाले सिम्टम्स। तो ये पैनिक अटैक जब बार बार आते हैं तो हम उसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो पैनिक अटैक से बचने के लिए आप कुछ ऐसी मतलब होम टिप्स बता सकते हैं कि घर पे वो कर सके, होम वर्कआउट्स? देखिए, पैनिक अटैक का जो इलाज है ना, वो दोनों तरीकों से होता है कि भाई कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं और कुछ थेरेपीज भी दी जाती हैं। तो जैसे थेरेपीज में हम, आपने नाम सुना होगा, सीबीटी हो गया, है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गई। या फिर दवा की हम बात करें तो बहुत सारे बेंजोडाइजेपिन्स या फिर एसएसआरआईज, इस तरह की दवाइयां देके और हम ठीक करते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें कि मानसिक समस्याओं से हम कैसे बच सकते हैं, तो उसकी बात हम करेंगे इन द एंड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक हाथ मतलब हमेशा कांपता ही रहता है, ये क्या, ये एंजाइटी होती है, ये क्या होता है? ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक बीमारी होती है पार्किंसंस। तो उसमें भी हाथ कांपता रहता है ना, ट्रेमर्स आते रहते हैं। एंजाइटी में भी ट्रेमर्स आते रहते हैं, लेकिन एंजाइटी में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हाथ में ही होगा। तो कंपन की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। आप जब बहुत चिंता में, अवसाद में होते हो तो भी आप कांपने लग जाते हो, ठीक है ना। आप ठीक से 2 दिन ना सोए तो हो सकता है कि आपके हाथों में थोड़ा बहुत कंपन आना शुरू हो जाए। आपने को नशा कर लिया तो हो सकता है उसके बाद भी आपके हाथ पैरों में कंपन आने लग जाए। या आपने देखा होगा जब लंबे समय तक एक व्यक्ति शराब पीता है तो उसके बाद भी उसके हाथों में कंपन आने लगते हैं, है ना। तो बहुत सारी वजह है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक रीजंस ही हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। सर, कुछ पार्टनर्स को भी मतलब वो लगातार डाउट करते रहते हैं अपने बेटर हाफ पे कि स्पेशली उनके कैरेक्टर पर कि इनका कैरेक्टर सही नहीं है, या बार बार उनको चेक करना, कॉल करना, देखना, पूछताछ करना। तो ये भी किसी तरह की मतलब कोई बीमारी होती है? देखिए, एक तो होता है कि डाउट्स विद इन फिजियोलॉजिकल या यूं कहेंगे नॉर्मल लिमिट्स ना, है ना। एक तो डाउट होता है, एक ऐसा डाउट होता है जो पैथोलॉजिकल होता है, मतलब कि जो बीमारी का पार्ट है बेसिकली। अच्छा। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जहां पे हम देखते हैं कि एक फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर पे, या कोई भी फीमेल है वो अपने मेल पार्टनर पे, और एक अगर मेल है तो अपने फीमेल पार्टनर पे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या लिव इन पार्टनर्स हो, तो वो एक दूसरे के कैरेक्टर पे डाउट करते हैं। और डाउट इस हद तक कि अगर कोई भी उसका रीजन सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल नहीं है। जैसे पिछले दिनों एक व्यक्ति को लाया गया मेरे पास, और वो कह रहा था कि साहब जो उसकी पत्नी है उसका किसी व्यक्ति से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है।
तो उससे जब पूछा गया कि भाई ऐसा आपको क्यों लगता है, तो उसने बोला कि मैं एक व्यक्ति को ऑनलाइन देखता हूं, उसी वक्त ये भी ऑनलाइन होती है ना। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना, है ना। इसके अलावा क्या बोलता है कि ये हर फ्राइडे को येलो क्लॉथ्स पहनती है ताकि वो उसको इंप्रेस कर सके। अब इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि भाई आपके पड़ोस में अगर कोई मान लीजिए मोहन जी हैं, तो आपको लगता है कि ये तो मोहन जी को इंप्रेस करने के लिए येलो क्लॉथ्स पहने जा रहे हैं। तो जब आप ऐसे लोगों का जो बीमार है और बीमारी की वजह से शक कर रहे हैं, तो आप उनके एक्सप्लेनेशन सुनोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बीमारी वाला शक है। जैसे एक पेशेंट को लाया गया जो कि मेरे पास आए थे लगभग 6 महीने पहले। उनकी उम्र थी लगभग 70 साल। 70 साल की उम्र में उनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि बीमारी मतलब जवानी में होती है। हाँ, मतलब ये ज्यादातर तो जवानी में ही देखी जाती है। लेकिन उनकी हो सकता है कि वो समस्या उनको जवानी में भी रही हो, पर उन्होंने उसका कोई ट्रीटमेंट ना लिया उस वक्त। तो उनको अपने पार्टनर पे इस कदर डाउट था कि वो अपने घर के जितने भी दरवाजे और खिड़कियां हैं उन पे लॉक लगा के सोते थे। मतलब 10 से 12 लॉक लगा के सोते थे कि ये कहीं उठ के किसी के पास चली ना जाए। तो आपको जब ऐसे लक्षण नजर आएंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि ये नॉर्मल बात नहीं है, ये नॉर्मल डाउट नहीं है। तो ये तो बीमारी वाला डाउट है। तो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं पर्सिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर। तो उसमें बाकी और कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मोटा मोटा बस यही देखने को मिलेगा कि वो डाउट बहुत कर रहा है अपने पार्टनर के कैरेक्टर पे। बाकी वो ऑफिस भी जा रहा है, घर के सारे काम कर रहा है, अपने दोस्तों से मिल रहा है, पार्टी कर रहा है, सारे काम बढ़िया करेगा। बस एक एरिया में प्रॉब्लम है कि वो डाउट्स कर रहा है। तो इसलिए बाकी लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि इस आदमी को मानसिक समस्या है। वो कहता है ये तो ऑफिस जा रहा है, ये तो बढ़िया अच्छे से ड्रेसअप होके पार्टी एंजॉय कर रहा है, ये तो सारे काम कर रहा है, फिर इसको किस तरह की मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी होने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाओ, ये मतलब नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपकी मानसिक समस्या बहुत लंबी चलती है और अब बहुत सीवियर हो गई है, तो फिर डेफिनेटली आपकी फंक्शनिंग भी खराब होने लग जाएगी। आप ऑफिस में काम नहीं कर पाओगे, आपका बिहेवियर खराब हो जाएगा और आपको गुस्सा जल्दी आने लगेगा, आपकी कैलकुलेशन, जजमेंट, प्लानिंग सब गड़बड़ होने लग जाएगी, डिसीजंस खराब होने लगेंगे। अब एक बिजनेसमैन अगर उसको कोई मानसिक समस्या होगी तो उसके डिसीजंस खराब होंगे और वो बिजनेस में लॉस पे लॉस करता जाएगा। ठीक है ना। कोई पार्टनर है तो वो अपने पार्टनर में बहुत गुस्सा करने लगेगा, चिड़चिड़ा होने लगेगा, तो उसकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। और फिर हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि तो पार्टनर ही खराब है, पर हम ये नहीं देखते कि पार्टनर पहले तो ऐसा नहीं था, अब कैसे हो गया, है ना। तो हम उसकी मेंटल हेल्थ की तरफ देखते नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास अभी मतलब 1-2 बार तो ऐसे भी हुआ है कि कोर्ट से लॉयर्स ने पेशेंट रेफर किए हैं कि भैया तुम्हें डिवोर्स नहीं चाहिए, तुम्हें बेसिकली ट्रीटमेंट चाहिए, कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है, तो तुम लड़ते रहोगे आपस में, एक दूसरे को ब्लेम गेम करते रहोगे, किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो एग्रेशन आएगा और आप लड़ोगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो पार्टनर्स हैं वो खराब हो गए। बेसिकली आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है। जो आदमी अच्छा है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, खुश है, उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा डेफिनेटली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी मानसिक रूप से बहुत अच्छा हो और उसका बिहेवियर बहुत खराब हो, ये अनलाइकली है, संभावना बहुत कम है इसकी। बहुत कम है। सर जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको लगता है कि मैं ज्यादा सलाह लूंगा तो मेरे पास ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मैं ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाऊंगा। तो ये कोई एक बीमारी होती है कि मैं जितनी सलाह लूंगा उतना ही सही है मेरे लिए? देखिए होता क्या है कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है कि वो कोई भी एक डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते या उनको दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे कोई छोटा मोटा अगर कपड़ा भी खरीद के ला रहे हैं ना, उसके लिए भी पूछेंगे कि यार ये मैंने सही खरीदा है क्या, मैं ये ले लूं क्या, मैं ये कर लूं क्या, मैं चला जाऊं क्या। तो बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसको हम डिपेंडेंट या फिर एंग्शियस पर्सनालिटी कहते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो कुछ लोगों में उसके ट्रेट्स होते हैं, कुछ लोगों में ये बीमारी होती है। तो ये जो इस ट्रेट वाले जो लोग हैं या बीमारी वाले लोग हैं, वो बात बात पे दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। उनको मतलब वो खुद अपने दम पे कोई चीज ठीक से एग्जीक्यूट कर नहीं पाते हैं। उनको हर चीज के लिए दूसरों से पूछना पड़ता है, वो हर चीज के लिए एंग्शियस रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर किसी में मान लो आपको नजर आता है कि यार ये आदमी कोई भी काम इंडिपेंडेंटली ठीक से नहीं कर पा रहा है, बात बात पे इसको दूसरों का सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे लोगों को एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो हमारी आम जनता है, उनको मेंटल हेल्थ सही रखने के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस आप बताना चाहेंगे? डेफिनेटली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
देखिए, कुछ चीजें अगर आप उनको फॉलो करेंगे ना तो आपका मानसिक स्वास्थ्य आप अच्छा रख सकते हैं। पहली चीज है कि आपका जो सोने का टाइम है और जागने का टाइम है, यानी आपको स्लीप पे काम करना है। मेरे कहने का मतलब स्लीप में आपको स्लीप पे फोकस करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका सोने और जागने का समय एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आप 10 बजे सो रहे हैं, किसी दिन 12 बजे, किसी दिन रात को 1 बजे, फिर किसी दिन आप 7 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 8 बजे उठ रहे हैं सुबह। ऐसा नहीं करना है। सोने और जागने का एक ही समय। आप जहां सोते हैं वहां बहुत वो मतलब कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए, बहुत गर्मी नहीं तो बहुत ठंडा भी नहीं। आपकी बेडशीट प्रॉपर होनी चाहिए। आपका जो बेड है वो बहुत सॉफ्ट या बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। आपके बेडरूम में लाइट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट सोते वक्त तो बिल्कुल लाइट नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही शाम ढले आप ब्लू लाइट को बंद कर दें और जो येलो लाइट होती है उसका इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लू लाइट क्या करती है, आपके ब्रेन में जो सोने का सिग्नल है मेलेटोनिन, मेलेटोनिन रिलीज होता है अराउंड 10 के आसपास रात को। तो आप जितना ब्लू लाइट के एक्सपोजर में रहेंगे ना तो वो जो मेलेटोनिन रिलीज है वो कम होगा और डिले होगा। तो फिर आपको सोने का सिग्नल नहीं मिलेगा प्रॉपर और आप सोने में डिफिकल्टी फील करेंगे। तो आप येलो जो लाइट है ना, जैसे हम भाई ब्लू लाइट्स तो अभी आई है ना, नहीं उससे पहले तो हम तो अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं 200 300 400 साल पहले तो हम लालटेन की रोशनी में रहते थे, है ना, या मसाल जला के रहते थे। अगर हम बात करें बहुत पहले की तो हमें बेसिकली हमारा जो माइंड है ना उसको ये जो ब्लू लाइट है ये ठीक नहीं है उसके लिए। मतलब इसके पीछे भी साइंटिफिक, मतलब लाइट से भी एक साइंटिफिक रीजन है कि ये लाइट मतलब सोने का कम करती है और येलो लाइट ज्यादा आपको कंफर्ट देती है। बिल्कुल, आप अपने मोबाइल में देखिए ना, हर स्मार्टफोन में वो एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप शाम को 7 बजे के बाद आपकी जो स्क्रीन है वो येलो हो जाएगा और उसको कितना येलो रखना है वो भी आप तय कर सकते हैं, है ना। तो वो इसीलिए दिया गया है ताकि अगर आपको नाइट में फोन को इस्तेमाल करना है तो उसकी ब्लू रोशनी आपकी नींद को खराब ना करे, है ना, इसीलिए वो ऑप्शन दिया गया है। और वो मेरे को लगता है कि हर व्यक्ति को ऑन रखना चाहिए फोन में, क्योंकि फोन नाइट में 99% लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो एक तो ये स्लीप वाला पार्ट हो गया कि आपको स्लीप का ध्यान रखना है। स्लीप के लिए जैसे एक चीज मैंने बताई कि रोशनी वाला पार्ट ना, कि आपके कमरे में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। यहां तक कि मैंने ये भी पढ़ा है कहीं कि आपकी घड़ी में जो रेडियम होता है ना उसकी रोशनी भी आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है, जबकि वो बहुत जरा सी रोशनी होती है। तो लाइट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हैं आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज रोज करना है। फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि वो फिजिकल बॉडी यानी कि हमारी जो मेंटल हेल्थ के अलावा जो हमारा एक हेल्थ का पार्ट है उसके लिए होता है, पर ऐसा नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, आप उनको देखिए, वो आपको ज्यादा खुश नजर आएंगे, ज्यादा एनर्जेटिक नजर आएंगे, ज्यादा मोटिवेटेड नजर आएंगे, जो भी लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज आपको डेली करना चाहिए और संभवतः आपको एक्सरसाइज मॉर्निंग में करना चाहिए, ठीक है ना। 30 to 40 मिनट्स या 1 घंटा मैक्सिमम उतना एक्सरसाइज आपको करना ही करना चाहिए, जिसमें स्पेशली आपको वेट लिफ्ट करना चाहिए। जैसे कुछ लोग सुबह सुबह धीरे धीरे हाथी की तरह घूम के आ जाते हैं और बोलते हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सरसाइज, है ना। तो आपको वेट लिफ्ट रोजाना करना चाहिए। इसके अलावा थर्ड नंबर पे हम बात करें तो फूड। तो फूड की अगर बात करें तो आपको प्रोसेस्ड फूड और जो मीठा है, पैकेज्ड फूड है, वो आपको कम से कम खाना चाहिए। प्लांट बेस्ड फूड आपको ज्यादा खाना चाहिए। ज्यादा इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए आप जितना भी खाना खा रहे हैं उसका मुझे लगता है ऑलमोस्ट 50% आपको प्लांट बेस्ड खाना चाहिए। अब कितनी सेलिब्रिटीज मान लीजिए वो तो वीगन ही हो गए हैं बिल्कुल, है ना। तो आपको प्लांट बेस्ड भी मतलब अपने फूड का एक पार्ट ऑलमोस्ट 50% प्लांट बेस्ड रखना चाहिए। बाकी आप पका हुआ खा रहे हैं खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका टाइमिंग अच्छा होना चाहिए। टाइमिंग में क्या, कोशिश करें कि आप अंधेरा होने से पहले पहले अपना रात का खाना खत्म कर लें, बिना भूख के खाना नहीं खाएं, और जब तक बहुत जरूरत नहीं है खाने की तब तक खाना नहीं खाएं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, ओवर ईटिंग, जैसे खाना खा लिया थोड़ी देर बाद में फिर मुंह चला लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, फिर उसके बाद कोई ड्रिंक आ गई वो ले लेंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए। बार बार जो है ना फ्रिक्वेंट मील वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आपको फूड पे भी बहुत ध्यान देना है। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर, मतलब आपको 30 to 40 मिनट्स आपको सनलाइट में जाना ही जाना है डेली। वो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल, नॉट ओनली द विटामिन डी पार्ट, है ना, उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट हैं।
तो सनलाइट एक्सपोजर भी आपको लेना ही लेना। इसके अलावा एक चीज और है जो हमने रिसेंट टाइम में खो दी है, वो है अर्थिंग। यानी हम अर्थ के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, हम हमेशा शूज या स्लीपर्स में रहते हैं। तो हमारा अर्थ से कांटेक्ट खत्म हो गया, तो हमें अर्थ के कांटेक्ट में भी रहना चाहिए। जैसे घास या मिट्टी है तो उसके ऊपर हम चलें, हमारा अर्थ से कांटेक्ट रहे। आपने बहुत बार देखा होगा ना कि जब हम किसी मेटल वाली चीज को टच करते हैं तो एक स्पार्क सा होता है, हाँ, करंट सा लगता है। हाँ, वो बेसिकली हम जब पॉजिटिव फॉर्म में हम वोल्टेज इकट्ठा कर लेते हैं बॉडी पे, बेसिकली हमारा बॉडी का जो वोल्टेज है ना वो हमेशा जीरो होना चाहिए, अच्छा। न्यूट्रल होना चाहिए। तो वो तभी हो सकता है जब आप अर्थ के कांटेक्ट में रहेंगे। आजकल आप देखना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अर्थिंग मैट और बैंड का ऐड आ रहा है, वो भी स्लीप को प्रमोट करने के लिए, कि स्लीप के लिए, कि अगर आपकी स्लीप खराब है तो आप ये बैंड का इस्तेमाल करिए, और डेफिनेटली करना चाहिए, उससे आपको फायदा होगा। और ये रिसर्च भी है कि जो लोग अर्थिंग करते हैं यानी अर्थ के कांटेक्ट में रहते हैं उनको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है। स्पेशली एक बेनिफिट जैसे जो लोग खून पतला करने की दवा खा रहे हैं, अगर वो अर्थिंग करेंगे तो हो सकता है उसकी जरूरत ही ना पड़े, तो आपका जो ब्लड थिनर है उसकी शायद लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रोज 10 to 15 मिनट्स 20 मिनट्स मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का मतलब इतना सा है कि आप ऐसी स्टेट में बैठें जब आप चॉइसलेस हो जाएं, है ना। जैसे जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि चॉइसलेस अवेयरनेस इज मेडिटेशन, कि मतलब आप कंफर्टेबल कमर सीधी करके और उस पोस्चर में बैठ जाएं, लोटस पोस्चर में, और आपको बस करना इतना सा है कि चॉइसलेस हो जाए, जजमेंटल ना हो किसी भी चीज के लिए। आपको चाहे कैसा भी सेंसेशन मिले, आप आंख बंद करके बैठे हैं और आपको इधर से आवाज आई कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट गिर गया, और आप सोच रहे हैं ये तो वही गिफ्ट था जो मेरे फ्रेंड ने दिया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट था, और ये तो बाहर से मंगाया हुआ गिफ्ट था, बाहर से लाया हुआ गिफ्ट था। तो इस तरह का जजमेंट नहीं करना है आपको। आपने आवाज सुनी और फिर उसको जाने दिया आपने, तो चॉइस लेस होना है बेसिकली आपको। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डीप ब्रीदिंग डेली कर सकते हैं, है ना, जिसको आप अनुलोम विलोम आम भाषा में कहें। इनहेल करें, फिर होल्ड करें, फिर एक्सेल करें, फिर होल्ड करें, तो इसको डीप ब्रीदिंग कहते हैं। तो डीप ब्रीदिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। शांत रहें, अनावश्यक गुस्सा ना करें, बहुत ज्यादा ग्रीडी ना रखें, ग्रीडी ना हो, बहुत ज्यादा एम्बिशियस ना हो, है ना। हर काम को स्लो रखें, है ना। आपने सुना होगा ना, स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू रीच वेर एवर यू वांट टू रीच। तो हर काम को आप शांति से और धीरे धीरे करें, मल्टीटास्किंग ना करें। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने मेंटल हेल्थ को काफी हद तक बेटर रख सकते हैं। बाकी मेंटल हेल्थ में देखिए आपकी जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पेरेंट्स बहुत गुस्से वाले हैं तो पूरी संभावना है कि आप भी बहुत गुस्से वाले होंगे, है ना। हालांकि बाद में अगर आप चाहें तो अपने आप को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी इज अ डायनामिक फिनोमेना, तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए तो आप उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। तो हमने ये भी देखा कि जिन लोगों के घरों में डिप्रेशन ज्यादा है उनके बच्चों को भी डिप्रेशन ज्यादा है, और दूसरी मानसिक बीमारियां ज्यादा हैं, तो वो जो बीमारियां उनमें ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो जेनेटिक्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें हमें डॉक्टर चरण सिंह सर ने बताई, डिप्रेशन के बारे में बताई, एंजाइटी के बारे में बताई, ओसीडी के बारे में बताई, और एंड में कुछ ऐसी टिप्स बताई जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आप स्टूडियो में आए, आपने हमें इतने ब्यूटीफुल इंसाइट्स बताए मेंटल हेल्थ के बारे में। आई होप आप दोबारा आए और हम दोबारा इसी के बारे में चर्चा करें थोड़ा डीप में। बिल्कुल मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।